You are currently the only person in this conference. हेलो। हेलो जतिन सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ सर। हम्म। सो मेरा AWS का इशू रिजॉल्व हो गया, मैंने दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लिया, उसका तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर ठीक है। उसमें उसको ऑथेंटिकेशन कहा गया था। वो हाँ। होता भी ना कि करो, या तो कॉल में कहीं पता, या तो आपका जो कौन मतलब वहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर्स डाले हैं ना, तो ये कॉल आपको रिसीव नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कॉल वाला ऑप्शन दोबारा भी किया था क्या आपने? किया था, बहुत बार ट्राई किया, बट एट लास्ट मुझे नया ही अकाउंट क्रिएट करना पड़ा। चलो ठीक है, कोई और बात ये नहीं। क्रिएट करते ही मैंने MFA भी सेट कर लिया है, तो हाँ उसमें ठीक है, फिर कोई कौन इशू नहीं। सा MFA सही रहता है, वही सेट करना। हाँ, और क्या बोलते ऑथेंटिकेटर। हैं, हाँ हाँ, ऑथेंटिकेटर वाला, वो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए, कोई प्रीवियस क्वेश्चंस आपको पूछना है? हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था, जैसे लेट्स से मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया EC2 का। हाँ हाँ। वो है लिनक्स का, उसमें उबंटू है। और आप मुझे ऐसे 10 और इंस्टेंस क्रिएट करने हैं। अच्छा, ठीक है, तो फिर मेरे को 1 बाय 1 करना पड़ेगा या मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ? दो चीज़ें आप पहले बताइए। जो आप दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, वो उसमें आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन जो आपने चेंज किया वही चाहिए, कि बिल्कुल फ्रेश 10 इंस्टेंस चाहिए एक साथ? नहीं, मेरे को एक्चुअली फर्स्ट इंस्टेंस का रेप्लिका बनाना है। हाँ तो बनता है, अभी वही बात करने वाले हैं आज। आज उसी पर अच्छा। डिस्कस ओके। को बोलते हैं AMI एंड स्नैपशॉट। आज का जो मेन टॉपिक है उसी पे फोकस्ड है, और वही बचा हुआ है EC2 में, बाकी चीजें कवर अप हो गई हैं। ठीक है, ओके। ओके। ओके, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। अब बात करेंगे आज, मेरी स्क्रीन विजुअल होगी। बात करेंगे आज AWS में बैकअप कैसे लेते हैं। बैकअप दो तरीके से लिया जाता है। एक तो अभी आपने जो वर्ड यूज किया कि मुझे एक रेप्लिका बनानी है, एक तरीके से क्या किया जाता है, ये रेप्लिका भी बैकअप बनाए गए AMI से दूसरा सर्वर क्रिएट किया जाता है। तो बैकअप लेने का दो तरीका है यहाँ पर। एक तो हो गया स्नैपशॉट, एक हो गया आपका AMI। दोनों के केस में, चाहे आप AMI क्रिएट कर रहे हो या फिर स्नैपशॉट क्रिएट कर रहे हो, पहली बात, दोनों के केस में क्रिएट तो बैकअप ही हो रहा है, और दोनों के केस में बैकएंड पे बन तो स्नैपशॉट ही रहा है। बट अच्छा। अब वो दो दो डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं, वो दोनों दो डिफरेंट तरीके से बन रहे हैं। आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो AWS में दोनों चीजें हैं। आप मैनुअल बैकअप भी ले सकते हैं, ऑटोमेटेड बैकअप भी ले सकते हैं। एंड ऑटोमेटेड बैकअप लेने के लिए आपको AWS बैकअप की सर्विस होती है, उसमें जाना पड़ता है। ठीक है, तो उस बैकअप सर्विसेज से आप बैकअप शेड्यूल कर सकते हैं, और वो आप टैग बेस्ड, टाइम बेस्ड, इंस्टेंस बेस्ड जैसा शेड्यूल करने का ऑप्शन होता है वो आप कर सकते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो OSIsoft में ज्यादा डिस्कस किया जाता है। हम यहाँ पर जो बैकअप क्रिएट करने का नॉर्मल तरीका होता है, यहाँ पे कोई ऑटोमेशन नहीं है, जो नॉर्मल तरीका होता है उस बैकअप के बारे में बात करेंगे। यही सेम बैकअप बैकअप सर्विसेज के द्वारा ऑटोमेट कर दी जाती हैं। कुछ चार्जेस वहां पे रहते हैं, लेकिन मैनुअल बैकअप्स के कोई चार्जेस नहीं है, जो भी स्टोरेज होगा उसी के पैसे लगते हैं। ठीक है, तो हम इस पे फोकस्ड करेंगे। तो मशीन में अभी पहले तो दिमाग में एक चीज फिट करना चाहता हूँ, मशीन में डेटा है कहाँ, पहले आप ये बताओ एग्जैक्टली जो काम हुआ आपकी एप्लीकेशंस का, वो डेटा कहाँ पे है? SSD या S3 में होगा। हाँ, ना ना ना, EC2 की बात करो अभी आप, S3 की बात मत अच्छा, करो। ठीक है। EC2 में जो हमारे पास वर्चुअल डिस्क ऐड हुई है, जिसको हम EBS बोल रहे हैं, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, एग्जैक्टली डेटा वहीं पर है। ठीक ठीक है, है। तो वो है डिस्क। डिस्क का होता है स्नैपशॉट। ठीक है,
तो पहले तो हम एक सर्वर क्रिएट कर लेते हैं और उसमें कुछ फाइल्स वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है, और दोनों चीजें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम एक माई सर्वर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है। विंडोज बना लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं लिनक्स से सिखाता हूँ, आपको विंडोज से भी सिखा देता हूँ, क्योंकि विंडोज में भी और ज्यादा आपको समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। 2016 बेस ही लेंगे, ठीक है, और T2 माइक्रो ईपीएस में वही न्यूयॉर्क की या फिर दिसंबर की जो भी हमने यूज किया था वो वाला यूज कर लेंगे। और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में कोई विंडोज एसजी चूज कर लेंगे। ये 30 जीबी का आ रहा है, यहाँ पे हम 10 जीबी का वॉल्यूम और 8 जीबी का आ रहा है, 8 जीबी का और ऐड कर दिए। इसको हम GP2 कर लेते हैं, दोनों को, ठीक है। इसको आप कोई सा भी ले सकते हो, इसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी डिस्क है, ठीक है, ये हमारी C ड्राइव है और ये हमारी D ड्राइव है, इसको D ड्राइव समझ। ये 30 जीबी से कम आप नहीं कर सकते, बढ़ा के आप कर सकते हो 16 टेराबाइट या 64 टेराबाइट तक कर सकते हो। इसको भी आप अभी ये आई थिंक 1 जीबी से भी स्टार्ट होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। तो ये 1 जीबी से स्टार्ट होता है, बाकी आप इसको भी एक्सपेंड करते हो 64 टेराबाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं। 30 जीबी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, 8 जीबी में जस्ट एड ऑन कर रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि अभी हमको बैकअप लेना है। तो डेटा 2 जगहों पर सेव होगा, एक यहाँ पे सेव होगा, एक यहाँ पे सेव होगा, 2 डिस्क होंगे, 2 जगह पर डेटा हो। ये 2 सेपरेट डिस्क हैं, इसको ऐसे मत समझो कि एक ही डिस्क है ये और ये पार्टीशन हुआ है। आपकी नजर में ये पार्टीशन नजर आएगा जब अभी आप लॉग इन करोगे सर्वर के अंदर, बट ये 2 डिफरेंट सेपरेट डिस्क हैं। दिमाग में ये चीजें हो गई, 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। अब रियल टाइम पे जब हम लोग काम करते हैं, जब हम रियल टाइम में कोई सर्वर डिप्लॉय करते हैं, तो इसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका होता है कि हमको डिस्क किस तरीके से रखनी है ताकि कल को प्रॉब्लम्स हो तो सॉल्व कितना जल्दी किया जा सके और डेटा को कितना जल्दी सेव किया जा सके। इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो ये रूट डिस्क है जिसको हम C ड्राइव बोल रहे हैं, इसको बिल्कुल सेपरेट रखिए, इसमें कोई भी डेटा फाइल्स ना रखें। जो आपका एग्जैक्ट डेटा क्रिएट होता है इसमें ना जाने दें, उसको पहुंचाएं आप इस ड्राइव में। अच्छा। क्योंकि इसमें सिर्फ OS से रिलेटेड फाइल रखी जाती हैं। एक Right. अच्छा कॉन्फ़िगरेशन, एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन से जो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसमें ये ध्यान बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि जो रूट डिस्क हो या फिर जो C ड्राइव हो, उसमें सबसे जो उसमें डेटा रखा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ OS से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस करे, ठीक है, वो C ड्राइव मतलब उसमें से आजकल अब एप्लीकेशंस आ गई है, मॉडर्न एप्लीकेशन है, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो C में ही इंस्टॉल होगी, D में भी इंस्टॉल हो सकती है, प्रोसेस होने के लिए जाएंगी वो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस है और कोशिश यही की जाती है कि सारा अदर एप्लीकेशंस का डेटा वो सब C ड्राइव से हट के या रूट डिस्क से हट के दूसरे डिस्क में लिया जाता है। क्योंकि कल को अगर OS में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो क्लाउड एक ऑप्शंस देता है कि इसको भी आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम बड़ी हो गई, नहीं सॉल्व होने वाली है या आपको नहीं रूट कॉज मिलता है, क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो आप इस OS डिस्क को पूरी तरीके से हटा के एक सेपरेट दूसरा सर्वर क्रिएट कर दो और ये जो दूसरी वाली डिस्क है उस पर अटैच कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा डेटा एज इट इज मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोनों चीजें समझ में आ गई। बैकअप जब बैकअप लेंगे आप, ठीक है। अच्छा जब सर्वर टर्मिनेट करते हो, इसका एक बात और समझना, जब सर्वर टर्मिनेट करते हो तो डिफॉल्ट अगर जाओगे तो ये एडवांस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे ये सर्वर है जो ये टर्मिनेशन ऑन है, मतलब इसका जब भी ये सर्वर टर्मिनेट होगा तो ये पर्टिकुलर डिस्क भी टर्मिनेट हो जाएगी। C ड्राइव देखोगे ना तो यहाँ पर ऑन होगा, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, देखो डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यस है, देख रहे हैं ना, जबकि नीचे वाला डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो है। बाय डिफॉल्ट यही सेटिंग होती है, बाकी अगर आप इसको भी नो करना चाहते हो तो कर दोगे। जब सर्वर टर्मिनेट होगा तो कोई भी डिस्क टर्मिनेट नहीं होगी, समझ में आ गया। बट सेफर साइज और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो इसको यस किया जाता है, क्योंकि इसमें OS से रिलेटेड ही फाइल रखी जाती हैं। ऐसा लोगों को पता होना चाहिए, एप्लीकेशन टीम को भी पता होना चाहिए कि हम ये बेस्ट प्रैक्टिस ये फॉलो करते हैं। आपका डेटा C ड्राइव में होगा, सर्वर टर्मिनेट होंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो अपना पूरा डेटा वो D ड्राइव में ले जाके रखेंगे, वो अपना तरीका निकालेंगे, ठीक है। और कहीं पर अगर एक्सेप्शनल होता है तो उसको डिस्कस कर लिया जाता है पहले। तो ये नॉर्मल मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो कि बहुत ही छोटी बातें हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है।
अब जब आप बैकअप लोगे तो बैकअप लेने का दो तरीका, पहला बैकअप है कि फुल्ली मशीन का एज इट इज डेटा एक साथ दोनों डिस्क का डेटा कॉपी हो जाए, मतलब उसका बैकअप बन जाए और वो AMI के फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है। उसको बोलते हैं AMI, अमेजॉन मशीन इमेज, जिसको मैनुअल EMI जिसको बोलते हैं, जिसको माई इमेज बोलते हैं, हम क्रिएट करते हैं। तो उसमें चाहे एक डिस्क लगी हो, चाहे 4 डिस्क लगी हो, चाहे 5 डिस्क लगी हो, इससे मतलब नहीं है। जब आप AMI पे जाके इसका AMI क्लिक करेंगे तो ये पूरे मशीन में जितनी भी डिस्क लगी रहेंगी सबका बैकअप क्रिएट करेगा और उनको उसी वे में मैप करके भी रखेगा। मतलब उस AMI का यूज करके जब आप सर्वर डिप्लॉय करेंगे तो सेम सर्वर लॉन्च होगा विथ सेम सेटिंग विथ ऑल डिस्क। समझ में आ गया? वो बोलते हैं इमेज क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करके उस इमेज से सर्वर लॉन्च करना, इसी को बोलते हैं क्लोन बनाना या रेप्लिका बनाना, यही चीज है। ठीक है? आईपी छोड़ के बाकी सारा सेटिंग आप सेम रख सकते हो। अच्छा, आपको अगर आपके दिमाग में रहा कि मुझे वही आईपी भी रखना है, मान लीजिए अभी सर्वर को डिप्लॉय करेंगे, उसकी एक प्राइवेट आईपी मिलेगी। इलास्टिक आईपी तो आप रख सकते हो, पहले ही बता दिया कि उसको एसोसिएट डीएसोसिएट करके आप अटैच कर सकते हो। तो पब्लिक आईपी में कोई टेंशन नहीं है, वही पब्लिक आईपी आप असाइन कर सकते हो इस सेम सर्वर पर, मतलब रेप्लिका वाले सर्वर पर भी। लेकिन बात करते हैं प्राइवेट आईपी की जिसको हमने बोला है कि जब भी सर्वर हमारा बनता है और जब उसको आप टर्मिनेट करके दूसरा सर्वर बनाओगे तो उसके साथ एक दूसरी आईपी होगी। और ये जो पहला वाला सर्वर है इसका भी हमने बताया था कि ये जब तक सर्वर टर्मिनेट नहीं होता तब तक इस आईपी को आप यूज नहीं कर सकते। ये चीजें आपको बताई थी पहले। अब हम बात करेंगे, अगर आपको वही सेम आईपी यूज करना हो जो इस पर्टिकुलर सर्वर पे था, तो आपको क्या करना है, पहले AMI क्रिएट कर लेना है, फिर सर्वर को टर्मिनेट कर देना है और वेट करना है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की वो जो उसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो इसको असाइन हुआ था वो फ्री हो जाए, और आईपी नोट डाउन करके रख लेनी है। आईपी नोट डाउन करके जब आप रख लेते हो वही सेम आईपी असाइन करनी होती है। तो ये तो हो गया, मैं सिंपल व्यू में इसको ला देता हूँ, अभी आपको पता चल गया जो चीज दिखाना था। नेटवर्किंग वाले जो ऑप्शन पे आओगे, यहाँ पे एडिट करोगे तो यहाँ पे नेटवर्किंग में यहाँ पे आओगे, नेटवर्क इंटरफेस, अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया ये सबनेट, और नीचे आओगे, नीचे मिलेगा आपको एडवांस डिटेल में, ऊपर ही होना चाहिए, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है। हाँ देखो यहाँ पर एडवांस नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लिक कर दो आप। तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस आ रहा है, तो अगर आपको वो आईपी पता है तो आप उस आईपी को पहले से, इसका एक इंटरफेस आप पहले से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? या फिर आप ये प्राइवेट आईपी जो आपको पता है यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, अगर वो आईपी फ्री हो जाएगी तो वही सेम आईपी उस सर्वर को असाइन हो जाएगा। बट हम सेम आईपी क्यों दे रहे हैं? मान लीजिए आपने कॉन्फ़िगरेशन सेम आईपी से कर रखा है, एप्लीकेशंस कॉन्फ़िगर हो गया है, बहुत अंदर में भी बहुत सारे सर्वर पे वही सेम आईपी कॉन्फ़िगर चली गई है। अच्छा, तब तो आपको सर्वर टर्मिनेट, मान लीजिए सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आई, अब उसके बैकअप से हम सर्वर बनाएंगे तो सर्वर सेम होना चाहिए। क्लोन का मतलब एकदम बिल्कुल सेम, डेटा सेम तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आईपी भी सेम रहे, तो ये तरीका है आईपी सेम। अच्छा, ठीक है। तो ये होता भी है, इसी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। ठीक है? नहीं, उसमें तो उस केस में हम लोड बैलेंसर एक फिक्स रख सकते हैं और बाकी बैकएंड पे जो लोड, जितने मर्जी अब देखिए लोड बैलेंसर जो आपने दिमाग में लेकर आए, ये लोड बैलेंसर बिल्कुल भी सही है आपके लिए, लेकिन अगर मान लीजिए एक ही सर्वर रन कर रहा है अगर आपके इन्वायरमेंट में, तो लोड बैलेंसर की एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों देने जा रहे हो आप? क्योंकि लोड बैलेंसर फ्री में नहीं देगा आपको, लोड बैलेंसर फ्री का नहीं क्रिएट होता, उसको पैसे भी देने होते हैं। तो मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ इसका ध्यान रखना, क्योंकि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारा काम किया है, जिसको फिनॉप्स बोलते हैं, हमने बहुत सारा काम किया। हालांकि अभी सेम प्रोफाइल पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ उस पर, लेकिन अभी तो फिनॉप्स का ये जो आपका, अभी आपको देखोगे ना एक फिनॉप्स की प्रोफाइल अभी आपको कहीं मिल जाती है लिंक्डइन वगैरह पे, फाइनेंशियल ऑपरेशंस, जिसमें क्लाउड का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब ये फिनॉप्स की प्रोफाइल नहीं थी तो उस टाइम पे मैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारा मैनुअल टूल से लेके काम किया हूँ, और स्ट्रेटजी मुझे पता है क्या क्या यूज की जाती है। ठीक है? तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं हमेशा आपको ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूं कि जो बेस्ट प्रैक्टिस हम फॉलो करते हैं रियल टाइम के लिए, कम से कम, क्योंकि क्लाउड आपको ऑप्शंस दिया है तो आप उन ऑप्शंस का मिसयूज ना करो। ठीक है? हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, हम जाते हैं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए, पैसे हैं बहुत, ठीक है, लेकिन एक अच्छा जिसको बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं हम लोग उसको कौन सा वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम शॉपिंग करने गए तो हम अपने नेसेसरी की चीजें लेकर आए, दैट्स फाइन कि हम लेके आएंगे, घर पे हर एक चीज का यूज होगा। लेकिन एक दूसरा शॉपिंग करने वाला बंदा उसी मॉल में शॉपिंग करने जाता है,
वो उसका बजट था 2,000 रुपए का, लेकिन वो 10,000 की शॉपिंग करके आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उस 10,000 की वजह से उसका दूसरा बजट गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? ऐसा होता है नॉर्मली। अगर आप शॉपिंग मॉल से जाके मॉल से शॉपिंग करोगे, ये हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हम्म। ये 50-60% केसेस में ये हो ही जाता है। क्लाउड भी वही ऑप्शन देता है। अगर आप क्लाउड को सही तरीके से नहीं यूज करोगे तो हो सकता है जो ऑन प्रीमिसेस पे कॉस्ट आ रही है उससे ज्यादा कॉस्ट आप लेकर आओ। फिर तो क्लाउड यूज करने का कोई मतलब नहीं हुआ ना। क्लाउड आप क्यों गए थे क्लाउड के पास? कि कॉस्ट कॉस्ट ऑनरशिप हमारी होगी। ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, हम्म कॉस्ट ऑनरशिप हमारी होगी, कम से कम कॉस्ट हमको लानी है। ठीक है, हम्म तो ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ, जब भी बताता हूँ, तो इसका मैं हर एक चीज में, हर एक पॉइंट पे जहां जहां पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इसको फोर्स दे के बताऊँ तो आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है। डेवलपमेंट में एक ही सर्वर रन कर रहा है, आप उस पर लोड बैलेंसर बनाने की क्या जरूरत है? आप सिंगल हाँ आईपी राइट। पे टेस्टिंग करो, सारा चीज करो। हाँ, जब आप प्रोडक्शन में जाओ तो उससे पहले बना के डेवलपमेंट में चेक कर लो, लोड बैलेंसर बना लो, आईपी डाल दो, बिहाइंड द सीन टारगेट ग्रुप के उसके अंदर वो सर्वर डाल के अब उसको चेक कर लो। प्रोडक्शन में अपना क्लोन बनाओ, 2 सर्वर डालो, उठा के डाल दो, लोड बैलेंसर में रन कर रहा है, हाई अवेलेबिलिटी में ठीक आपकी है। एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हम्म, बट अभी ऐसी कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इस एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं कर रहा हूँ। बट ये तरीका था आपका उसमें लाने के लिए, एकदम एज इट इज। तो ये 2 चीजें हो गई। बाकी एडवांस डिटेल में हम कुछ नहीं करने वाले हैं। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देंगे और ये सर्वर अभी हो जाएगा डिप्लॉय। और इसके बाद फिर इसको लॉगिन करेंगे, इसमें कुछ फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, फिर सर्वर को हम क्या कर लेंगे इसका AMI और स्नैपशॉट बनाएंगे। तो AMI हमेशा सर्वर का बनता है, आप ध्यान से समझना। अब AMI और स्नैपशॉट की बारे में बातें हो रही हैं, ध्यान से। AMI जो बनता है वो हमेशा सर्वर का बनेगा। इस सर्वर पे जाओगे, इसके एक्शन पे जाओगे, यहाँ पे इमेज टेम्पलेट का ऑप्शन होगा। अभी जब सर्वर ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगा पूरी तरीके से, तब आप इसकी इमेज क्रिएट कर सकते हो। ओके क्लियर है? ओके। और इसके हम्म अंदर जितनी डिस्क होगी उसके साथ ये बन जाएगा। अब एक बैकअप करने का और तरीका है, आप डिस्क का बैकअप ले लो डायरेक्टली। मैं इस डिस्क पे चला गया और इस डिस्क को सिलेक्ट किया, इसके एक्शन पे किया, क्रिएट स्नैपशॉट कर लिया। 1 by 1 अब डिस्क का करना पड़ेगा आपको। ये एक ठीक तरीका है। ये हो। अब आपके दिमाग में आ रहा दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, और ध्यान रखना जब आप AMI क्रिएट कर रहे हो उसमें भी इन्हीं दोनों डिस्क का बनता है, स्नैपशॉट ही क्रिएट होता है। ध्यान रखना, स्नैपशॉट AMI में ही बनेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझते हैं क्या है, आप इसको यहां से समझते हैं। अभी सपोज करो हमारे पास ये एक 100 GB की डिस्क है, और ये सब भूल जाओ अभी, ये भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, और ये सब भूल जाओ, और इसको भी आप भूल जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे, अभी आपने सॉरी, एक 100 GB की डिस्क आपने ली है और उसमें 20 GB का डेटा आपका है, मतलब कंज्यूम हुआ है। डिस्क जो कंज्यूम हुआ 20 GB की है। आज अगर आप गए और AMI क्रिएट किया, सर्वर का AMI आपने बनाया, तो आज जो बैकअप की कॉस्ट दोगे आप 20 GB कॉस्ट दोगे। जो आपका AMI होता है, जो आपका AMI होता है वो नॉन इंक्रीमेंटल होता है, और जो आपका स्नैपशॉट होता है वो इंक्रीमेंटल होता है। अब इसको समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, अब आप चले आइए यहाँ पर, ये 20 GB हो गया। अगर आज इसका AMI क्रिएट करोगे तो आप कॉस्ट दोगे 20 GB की, और आज के दिन तुरंत फर्स्ट स्नैपशॉट क्रिएट करने जा रहे हो तब भी आप कॉस्ट दोगे 20 GB की। ठीक है, समझ गए? कुछ काम किया आपने और इसमें डेटा बढ़ गया, और वो डेटा 10 GB का डेटा में ऐड हो गया। आज हमारा इसमें 10 GB का डेटा ऐड हो गया। ठीक है, 10 GB का डेटा आज हमारा ऐड हुआ। कल 20 GB था, आज 10 GB डेटा हमारा और बढ़ा है। आज AMI क्रिएट करने जाओ क्योंकि ये नॉन इंक्रीमेंटल है। नॉन इंक्रीमेंटल होने की वजह से आज ये फिर से फुल्ली बैकअप क्रिएट करेगा। जितनी बार आप क्रिएट करते हो नॉन इंक्रीमेंटल का मतलब उतनी बार ये फुल्ली बैकअप क्रिएट करेगा। तो आज भी अगर इसको बैकअप लोगे तो आज जो कॉस्टिंग ऐड होगी वो 30 GB की ऐड होगी। लेकिन अगर आज स्नैपशॉट रखोगे, क्योंकि आज
ये इंक्रीमेंटल होता है तो ये 10 GB ही ऐड करेगा, क्योंकि पुराना बैकअप तो उसके पास ऑलरेडी है। समझ में आ गया? यस। फिर काम किया आपने, फिर आपके पास 10 GB का डेटा और आ गया। आज इसका बैकअप लेने जाओगे, फिर से अगले दिन बैकअप लेने पहुंचे, जब इसके हो गया तो इसमें 40 GB ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 40 GB। 40 और आज इसमें कितना ऐड होगा? 10। 10। ये डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस समझ में आ गया? तो राइट। अगर कॉन्टिन्यूअस अगर बैकअप क्रिएट करना है तो स्नैपशॉट आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा। AMI कहीं से भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार आप बैकअप क्रिएट करोगे AMI का फुल्ली बैकअप मशीन का क्रिएट होगा। मतलब अगर मैं लेकिन नॉर्मली स्नैपशॉट में आपका ओएस नहीं आ रहा है ना, इसमें स्नैपशॉट में सिर्फ डिस्क आ रही है। बैकअप का मतलब OS का मतलब होता ही नहीं, बैकअप का मतलब डेटा होता है, पहली बात तो। और अगर बैकअप ले रहे हो स्नैपशॉट में तो ऐसा नहीं है कि इस स्नैपशॉट से अगर सर्वर आप क्रिएट करना चाहोगे तो नहीं बनेगा। इस स्नैपशॉट का यूज करके AMI रजिस्टर्ड करोगे, AMI रजिस्टर करने के बाद आप सर्वर डिप्लॉय कर लोगे। तो बैकअप मतलब जो भी डेटा बन रहा है सेम बन रहा है। तो ऐसा अच्छा। आप जो कह रहे हो कि दोनों में OS नहीं आ रही है, अगर मान लीजिए आपने C ड्राइव का बैकअप लिया तो भैया पूरा डेटा C ड्राइव का बैकअप लिया तो उसमें OS भी है, तो OS का भी बैकअप होगा कि नहीं होगा? करेक्ट करेक्ट। और अगर मैं उस स्नैपशॉट का यूज करके देखो, स्नैपशॉट डायरेक्टली कहीं यूज नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर अच्छा। आपको स्नैपशॉट यूज करना है तो या तो उसका आप अब स्नैपशॉट कहां पर यूज करोगे, या तो आप उसका AMI क्रिएट करके सर्वर डिप्लॉय करोगे, या फिर उसका वॉल्यूम क्रिएट करोगे और वॉल्यूम अटैच होगा। स्नैपशॉट कहीं डायरेक्टली जाके अटैच नहीं होगा, ये ध्यान रखना। राइट। ना तो AMI कहीं पर डायरेक्टली यूज होगा, AMI से सर्वर बनेगा, स्नैपशॉट से आपका डिस्क बनेगी जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं, और इसका AMI रजिस्टर्ड करके आप सर्वर भी डिप्लॉय कर सकते हो। समझ में आ गया ओके। है? इतना समझ में आ गया दोनों का? यस। डिफरेंस भी समझ में आ गया? ठीक है। अब चलते हैं हम चीनों, अब इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमने सर्वर अच्छा, डिप्लॉय कर एक दिया। और क्वेश्चन था अनिरुद्ध। हाँ बोलिए। जैसे स्नैपशॉट में लेट्स से मेरे पास सी ड्राइव है और डी ड्राइव है, ठीक है। हम्म मैंने पहले स्नैपशॉट लिया सी ड्राइव का जिसमें मेरा ओएस भी था, जो 20 GB का हो गया, हम्म ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस अगर मैं इसका बैकअप लेता हूँ और लेट्स से मैंने डी ड्राइव एक और अटैच कर दी, तो मुझे वो वाली वॉल्यूम सेलेक्ट करनी पड़ेगी फॉर स्नैपशॉट, राइट? हाँ, स्नैपशॉट में जितने वॉल्यूम होंगे उसको 1 बाय 1 आपको लेना ही पड़ेगा बैकअप, और जबकि AMI में वो एक साथ बैकअप ले लेगा। हाँ, EMI जितने में तो भी पूरा सिस्टम ही क्लोन हो गया, लेकिन हाँ स्नैपशॉट में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा किसका बैकअप लेना है। हाँ, किसका बैकअप लेना है, कौन सी डिस्क का, हर एक डिस्क का आपको लेना पड़ेगा जाके मैनुअल। अगर मैनुअल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली कर देते हो, टैग बेस पे उठा लेता है, बैकअप क्रिएट करता रहता है। कॉन्टिन्यूअस बैकअप में जो डेली बैकअप किए जाते हैं या मंथली वीकली जो भी बैकअप शेड्यूल्ड किए जाते हैं, वहां पे स्नैपशॉट बनाया जाता है, AMI नहीं बनाया जाता है। ये कॉस्ट अच्छा, और इफेक्टिव। लेट्स से मेरी ये जो 20 GB की डिस्क है, मैंने इसकी स्टोरेज बढ़ा दी बाय 5 GB, तो वो बैकअप में भी बढ़ाने से मतलब नहीं होगा, ये जो हम्म, डेटा इसके अंदर रहेगा पैसे आपको उतने ही देने हैं। इसका मतलब नहीं मैं इसको 1000 GB कर दूं तो 1000 GB आपके पैसे वहां पे लगेंगे 1000 GB की जो वॉल्यूम में आप यूज कर रहे हो। लेकिन स्नैपशॉट या बैकअप जब क्रिएट करते हो उसमें पैसे उतने लगते हैं जितना डेटा होता है उसका। अच्छा, ठीक है। गॉट इट? हम्म। ओके, चलो रिफ्रेश करते हैं इसको। मतलब आ गया है, हम इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए मैं इसके डिटेल्स से पब्लिक आईपी उठाऊंगा। पब्लिक आईपी लेने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और यहाँ पे ऐड पीसी करने के यहाँ पे मैं इसको ऐड ऑन कर दूंगा। पासवर्ड मैं अभी इसका कनेक्ट करूंगा, इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कनेक्ट। यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, कनेक्ट पे आ जाऊंगा, RDP पे जाऊंगा, यूजर नेम हमारा ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। पासवर्ड के लिए मैं गेट पासवर्ड पे आ जाऊंगा और अपलोड प्राइवेट की, न्यू दिसंबर यूज किया था, डिक्रिप्ट कॉपी कर लिया। सर्वर हमने कनेक्ट कर लिया।
ओके। आ गया। हम्म। अब बात करते हैं, अब इसमें चलते हैं, कुछ डेटा वाटा क्रिएट कर देते हैं डी ड्राइव में। आप जिस पीसी में चले आओगे आपको दोनों डिस्क मिल जाएंगी। यहाँ पर दूसरी वाली डिस्क आ क्यों नहीं रही? हटा तो नहीं दिया था हमने? नहीं, हटाया तो नहीं था, आपने दोनों ही डाली थी। ओके, हाँ तो नहीं रहा, कोई बात नहीं। इसका सही से तो चेक करने का तरीका होता है, डिस्क मैनेजमेंट पे आ जाओ। डिस्क मैनेजमेंट, हाँ क्यों नहीं रहा है? डिस्क मैनेजमेंट को शॉर्टकट एक होता है ओपन करने के लिए। सॉरी, सर्वर मैनेजर पे आप आओ पहले। डिस्क तो दोनों दिख रही थी, वैसे आ जाना चाहिए था, बट लेट्स सी क्यों नहीं आ रहा है। लोकल सर्वर, आएगा भी, सारी चीजें इस पे आएगी। सर्विसेज आने दो। एक बार कॉन्फ़िगरेशन ना चेक कर लें, जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था तो दूसरी ड्राइव दी थी। नहीं नहीं आ रही है है? डिस्क, अच्छा। दोनों डिस्क थी ना, अभी हमको याद है, अभी देखोगे यहाँ पर आना चाहिए था उसको, बट ठीक है कोई बात नहीं, नहीं आया तो हो सकता है इसमें देखोगे दोनों डिस्क, ये देखो 8 GB का है। ओके या ओके। तो मैंने बहुत कम दिया है या तो फिर कोई और वजह है। लेट्स सी क्या है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे जस्ट, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पब्लिक ऑन, टोटल डिस्क स्पेस इसमें दिखा रहा है 30 GB ही दिखा रहा है। वेरी स्ट्रेंज, मेरे को लग रहा है आई नहीं है डी ड्राइव। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये होता है कभी कभी डिस्क मैप नहीं होती है। अच्छा। बहुत रेयर है ऑप्शन, ये रेयर बहुत रेयर केस है ये, डिस्क मैनेज नहीं, मतलब मैनेज ना हो, मतलब वो मैप ना हो। ड्यूरिंग द क्रिएशन वो मैप होनी चाहिए एटलीस्ट, आरा सर्वर मैनेजर पे ही ओपन होके। सो मुझे वो सारे ऑप्शन दिख क्यों नहीं रहे? लोकल सर्वर और सर्विस परफॉर्मेंस, रुक जाइए 1 मिनट वेट कर लेते हैं तब फिर। ये आ गया फाइल एंड स्टोरेज डिस्क, वेट करो लोड हो रहा है, अभी दोनों डिस्क दिखेंगे। देखो ये ऑफलाइन है, वही मैं बोला ना 8 GB वाला, देखो ऑनलाइन करना पड़ेगा इसको। अच्छा। ये रेयर केस है, आना चाहिए था क्योंकि ड्यूरिंग द क्रिएशन इसको आना चाहिए। फर्स्ट टाइम मतलब मैंने जब इसको बना दिया था तो इसको ऑनलाइन आना चाहिए था। ओके। अब इसको आपको वो करना पड़ता है, वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ता है, जैसे पार्टीशन आप करते हो नॉर्मली वैसे ही समझो इसको। पार्टीशन किया है कभी आपने? जैसे माउंट करना होता है। हाँ माउंट, जिसको उसमें माउंट करना बोलते हैं और इसमें पार्टीशन बोलते हैं। तो ये देखो इतना आता है ना, मिनिमम साइज इतना ले लेता है 790, एग्जैक्ट साइज इतना जाएगा, इतनी GB में जाएगा अभी।
यूज कर पाओगे, जिसको आप ड्राइव लेटर आप स्टार्ट कर सकते हो। डी से डी ड्राइव ने दिया, बाकी आप चूज कर सकते हो और भी हाँ जो करना चाहते हो। तो डी है, नेक्स्ट कर दो। और एनटीपीएस इसको क्या करेगा, ये वॉल्यूम क्या करेगा, एनटीपीएस इसको फाइल फॉर्मेट करके ये जनरेट कर देगा। क्रिएट कर दो इसको, ठीक है। देखो, न्यू पार्टीशन क्रिएट करता है, फॉर्मेट करता है वॉल्यूम को, एक्सेस पाथ बना देता है और कैश को अपडेट कर देता है। वो इतना काम ओके करता है, ठीक है। क्लोज कर दो। वैसे ये फर्स्ट टाइम मैं देखा हूं कि ऐसा आया है, लेकिन आना चाहिए था इसको एज इट इज। ओके ठीक है, अब आ गया ना। हम्म तो इसमें एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, एंड एक न्यू फोल्डर बना दिया। इसके अंदर हमने एक टेक्स्ट फाइल बना देते हैं, टेक्स्ट फाइल बना देते हैं। ठीक है, और सेव कर दिया इसको। ओके, चलो हो गया, समझ में आ गया, इतना कर दिया है। अब चलते हैं इसका बैकअप क्रिएट। सबसे पहले हम आपको इंस्टेंस का AMI क्रिएट करके दिखाते हैं। एक्शन पे जाओ, बहुत सिंपल वे में है, और इसको क्रिएट इमेज पे क्लिक कर दो। यहाँ पर जस्ट आपको नेम दे देना है माई IMG। बाकी आपके ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आप दूसरे डिस्क का बैकअप लेना चाहते हो कि नहीं। यहाँ पर आपके लिए है ऑप्शंस, अगर इसको आपको हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है, हट जाएगा ये, ठीक है। बट रिबूट कर देगा इंस्टेंस को। मैं रिबूट नहीं करना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। अब एक इमेज पे आओगे, AMIs में आप देखोगे तो एक इमेज रजिस्टर्ड हो रहा है, देखो ध्यान से, पेंडिंग अभी दिख रहा है ना, ये इमेज रजिस्टर्ड। ये आप देखो, एक इमेज रजिस्टर्ड हो रहा है। अब एक चीज और इंटरेस्टिंग दिखाता हूं इसमें। ये यहाँ पे इमेज बना रहा है, लेकिन अगर आप स्नैपशॉट में चलो तो देखो यहाँ पे 2 स्नैपशॉट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जो कि हमने स्नैपशॉट रजिस्टर्ड नहीं किया था। अच्छा AMI रजिस्टर्ड कर रहा है उनको। देखो यहाँ पे लिखा भी रहता है डिस्क्रिप्शन में, क्रिएट बाय क्रिएट, अभी पेंडिंग है। मतलब AMI अगर आप क्रिएट करोगे तो स्नैपशॉट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। हाँ, बनता स्नैपशॉट ही है, कहने का मतलब हमारा यही था। शुरुआत से इस चीज में फोकस कर रहा था। AMI के केस में क्या होता है, जितनी बार आप AMI क्रिएट करते हो उतने बार वो मशीन का फुल्ली बैकअप क्रिएट करता है, मतलब जीरो से उसका बैकअप ओके होता ओके है, डेटा रहता है, और उनको मैप करके रखता है। मैप इन द सेंस हुआ, अब अगर मैं जब एक बार ये AMI रजिस्टर्ड हो गई ना, तो इसमें 2 डिस्क है, दोनों डिस्क दिख जाएगा। यहाँ पर स्टोरेज देखोगे, दोनों डिस्क दिख रही है, ठीक है, अभी दिख जाएगा। अब यहाँ पे जितने भी ब्लॉक डिवाइसेस हैं, अभी दिख जाएगी, यहाँ पर 2 डिस्क है, ठीक है। अच्छा तो जब भी आप AMI क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसमें यही चीज होता है कि वो जितने भी डिस्क रहता है उनको मैप भी करके रखता है। मैप इन द सेंस, जब मैं अभी जब इस AMI का यूज करके सर्वर क्रिएट करूंगा, तो उसमें वो 8 GB वाली जो डिस्क ऑटोमेटिकली आएगी क्योंकि वो मैप रहेगी उसके साथ, जबकि स्नैपशॉट में ऐसा नहीं। तो वेट करते हैं एक बार ये बन जाए, फिर इसके साथ एक सर्वर बना के भी देखते हैं। ओके अच्छा लेट्स से अगर मैंने एक स्केड्यूलर लगाया है जो मेरी स्नैपशॉट्स या AMI क्रिएट करेगा सर्वर्स की आफ्टर अ सर्टेन टाइम, नहीं, ठीक फिर है। से बोलना क्या, फिर से बोलना आप क्या मैं कह रहे बोल हैं। रहा था लेट्स से मेरा एक सर्वर रन कर रहा है एक EC2 इंस्टेंस पे, और मैंने एक हाँ स्केड्यूलर लगाया है जो मेरा उसका एक AMI क्रिएट करेगा हाँ, डेली। एट अ पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। अच्छा, हाँ, और ओके। उससे पहले मैंने अपना जो मेरा सर्वर रनिंग था उसका OS डिलीट कर दिया, हाँ, तो वो क्रिएट करेगा देखिए, अगर रेप्लिका। बैकअप हुआ रहेगा, अगर AMI बना रहेगा तो वो सर्वर क्रिएट करेगा। नहीं, बैकअप मतलब उस सर्वर में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका मतलब नहीं है। अगर वो सर्वर रनिंग कंडीशन में है, आपने बैकअप शेड्यूल कर रखा, बैकअप लेगा उसका, उससे मतलब नहीं है उसमें क्या हुआ था। वो आपके नहीं अगर OS को, उसमें OS लेट्स से C ड्राइव में OS था, वो करप्ट हो गई ड्राइव और उसमें D ड्राइव भी थी, तो वो हाँ सेम उसका रेप्लिका बना देगा हाँ, रेप्लिका उस करप्टेड विद का भी बनेगा। करप्टेड OS। हाँ, करप्टेड ही बना देगा। उसके उस सर्वर का मतलब क्या हुआ,
AWS के तो यही तो है सिक्योरिटी फीचर्स में, ये बोलता है कि मुझे नहीं पता आपके सर्वर में क्या चल रहा है, सर्वर उसको 2x2 होके चल रहा है, सर्वर करप्ट भी हो चुका है, लेकिन करप्ट कब हो, मान लीजिए आपका एक बार लैपटॉप ऑन हो गया, आपकी लैपटॉप की OS करप्ट हो गई, तो तुरंत ही नहीं इफेक्ट करता है वो, जब सर्वर को स्टॉप करते हो दोबारा स्टार्ट करने जाते हो तो वो OS फाइल फिर से निकालना स्टार्ट करता है, और उसको मिलती नहीं फाइल है तो ऑन नहीं होता है सर्वर, ऐसा ही तो होता है ना। एक बार जो बूट के लिए जो फाइलें चाहिए थी उसको बूट के लिए मिल गया, सर्वर रन कर रहा है, कुछ आपने इंस्टॉल किया, उसने सर्वर की कुछ फाइलें, OS की कुछ फाइलें करप्ट कर दी हैं, लेकिन वो तुरंत नहीं दिखता है, वो जब सर्वर स्टॉप, मतलब जब लैपटॉप स्टार्ट कर देते, स्टॉप कर देते हैं, दोबारा स्टार्ट करने लगते हैं तो स्टार्ट ही नहीं होता है, ऐसा ही तो होता है जनरली केसेस में। हाँ चलो ठीक है, यही वाला केस लेते हैं। तो हाँ, इस केस में लेट्स से मेरा सर्वर रीस्टार्ट हुआ और वो करप्ट हो गया, तो उसके बाद जो मेरा शेड्यूलर रन करेगा तो वो उसका इमेज बनाएगा या नहीं? इमेज बनाएगा सर, इमेज से और आपके शेड्यूलर से उसमें क्या डेटा है क्या करप्ट हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, सर्वर अगर है तो उसका बैकअप बनेगा, चाहे वो करप्ट हो गया चाहे जो कुछ भी हो गया, उससे मतलब नहीं है उसको। हम्म। वो आपको देखना है कि आपका सर्वर कब करप्ट हुआ था, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे आपको मान लीजिए आपने देखा था कि लास्ट बैकअप 11 दिन पहले बना, आपने उससे सर्वर उठाया और फिर आपने मतलब सर्वर को उससे लॉन्च किया दूसरा सर्वर, अब सर्वर करप्ट था, OS भी करप्ट थी तो OS करप्ट इसमें भी था, अब उसे सर्वर लॉन्च करोगे तो करप्टेड फिर से सर्वर बनेगा तो फिर से नहीं कनेक्ट होगा, तो अब आपको ट्रबल शूट के स्टेप पे जाना है और देखना पड़ेगा कब सर्वर रिबूट हुआ था, फर्स्ट टाइम पे इसको सक्सेसफुली एक्सेस कब किया गया था, उसके पहले कौन सा बैकअप बना था, ये सारी चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसमें आपके डेटा को ये देखता ही नहीं ना, कहने का हमारे मतलब ये है, ये डेटा से मतलब नहीं है हम्म। उसको, डिस्क में जो कुछ भी दिखेगा उठा के बैकअप बना देगा, बस इतनी सी बात है इसका। तो मतलब वो कल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट वो AWS ये सब चेक नहीं करता है ये कि सब नहीं वेदर। चेक करेगा AWS, ये हम्म। AWS जब ये चेक करने लगेगा तो फिर आप उसको ये बोलोगे आप तो मेरा डेटा भी देख रहे हो, आप मेरे डेटा का यूज भी करते होंगे, कहेगा कि नहीं कहेगा। भाई राइट। आपने मेरे को सामान देने का, सामान रखने के लिए दिया, मैंने लॉकर एक खरीदा, मैंने बैंक में गया एक लॉकर ले लिया, लॉकर बैंक में ले लिया, बैंक में मैं उस लॉकर में हीरे जवाहरात रख दे रहा हूँ, ले जाके गन रख दे रहा हूँ, अपने घर की प्रॉपर्टीज के कागज रख दे रहा हूँ, इससे आपको क्या मतलब, हम्म। लॉकर का तो बैंक के लॉकर का तो मतलब यही होता है ना, इससे क्या मतलब, उसमें मैं करूं, मैं उसका लाख रुपए का बिल दे रहा हूँ मंथली या ईयरली जो भी आपका बन रहा है उस लॉकर के लिए, और मैं उसमें ले जाके गन रखा हूँ, तो इससे मतलब नहीं होना चाहिए हम्म। ना उसके अंदर गन रखा है क्या रखा है, बैंक को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यही कहने का मतलब हमारे यहाँ पर भी है कि वो जो डेटा आपका है वो बिल्कुल AWS EC2 में खास तौर से, कहीं और पे तो OS वगैरह को मॉनिटर कर लेता है, लेकिन हम्म। आपके केस में जब आप EC2 यूज करते हैं, नो उसका ना तो OS पे कोई है, ना तो कुछ एप्लीकेशन डेटा, ना तो कोई सर्वर का डेटा, नथिंग, सिर्फ और हम्म। सिर्फ आपको इंफ्रा बना के दिया है इसने, घर बना के एक दे दिया, आप उस घर के अंदर रह रहे हो, आपने बेडरूम उत्तर से दक्षिण लगाया है, पूरब से पश्चिम लगाया या लगाया ही नहीं है, वो उसको उससे मतलब नहीं है, मकान मालिक को उससे मतलब नहीं है, उसका मंथली बिल है, मंथली बिल दो, आप उस घर में क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं है, जब ठीक आप है। घर छोड़ते जाओगे तो फिर वो देख लेगा क्या करना है उसका, तो यही हम्म। यही फंडा इसका। रिफ्रेश कर देते हैं, ये अब अवेलेबल हो गया होगा, पेंडिंग था अब तक, अभी अवेलेबल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस AMI का यूज करके डायरेक्टली सर्वर डिप्लॉय कर सकते हो आप, तो बहुत सिंपल है, इसको सिलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, या फिर यहाँ लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम AMI लिखा हुआ इसी पे चले जाओ, डायरेक्टली इस पे क्लिक कर दो, तो ये सर्वर हम्म। क्रिएट कर देगा। यहाँ पे सिर्फ आप, मैं नेम दे रहा हूँ सर्वर, सर्वर तो फ्रॉम, ये जो इमेजेस हमें मिली हैं माइक्रोसॉफ्ट से या उबंटू से, इन सब ने ऐसे इमेज बनाई होगी अपनी पहले, हाँ बिल्कुल, वो और वो उन्हें वो एक पब्लिक होता है कर ना, दिया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपनी उस पे एक होती है सर्विस, मान लीजिए आपका कोई OS रन कर रहा है ऑन प्रीमिसेस पे, आपको क्लाउड पे लेकर आना है, ठीक है, तो हम्म। उसकी जो एक कौन सी फाइल बोलते हैं, डॉट कुछ फाइल्स बनती है, उसका फॉर्मेट कुछ होता है, उसको आपको तरीका है AWS में, आप अपनी इमेज भी ला सकते हो, मतलब आपकी अच्छा। OS पहले रन कर रही थी ऑन प्रीमिसेस पे, अब उसको क्लाउड पे लाना है, तो तरीका है, कभी हम लोगों ने ऐसा यूज नहीं किया, लेकिन हाँ तरीका है उसको, उसका भी एक तरीका है, और इसमें खास तौर से नहीं बताया जाता, वो तरीका भी है, DMG फाइल आई थिंक बोलते हैं उसको, अच्छा, वो तो DMG। इमेज बनाती है ना, इमेज की जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो भी तो DMZ होता है। हाँ इमेज का वही वही एक्सटेंशन इस पे आता हाँ। है मिलक।
ओके तरीका ओके। दूसरा है, वो अकाउंट बना के उसमें फिर और चीजें होती है, क्योंकि लाइसेंस वगैरह भी उसमें लगते हैं ना, वो बताना पड़ता है सब चीजें। मान लीजिए आपका वो लाइसेंस आपका पहले भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, आप चाहते हो कि भाई मैं क्लाउड पे भी आ जाऊं और ये लाइसेंस भी यूज कर लूं, तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं जो आपको यूज करके डायरेक्टली आप क्लाउड पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी है, ओके। तरीका है। ठीक है, हम्म तो वो लाया जाता है, वैसे उन लोगों ने भी किया है। सर्वर फ्रॉम AMI। अब यहाँ पर आपको इमेज नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका इमेज ऑलरेडी सिलेक्टेड है IMG करके। ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें यूजर नेम, इसका यूजर नेम पासवर्ड सब बता रहा है, और क्या चीज है, आर्किटेक्चर कितना है, वर्चुअल मशीन, EBS टाइप सब कुछ दिखा रहा है। की पेयर्स आपको यही यूज करना, ध्यान रखना है, की पेयर दूसरा कोई वर्क नहीं करेगा अगर आप यूज करते हैं तो, क्योंकि आपको, ओके। क्योंकि इसमें जो नया बिल्कुल ब्लैंक बना था उसमें तो कोई सा भी क्रिएट करते थे वो क्रिएट बन जाता था, लेकिन इसमें जब आप इस वाले सर्वर को बना रहे हो, ऑप्शंस यहाँ पर दे देता है क्रिएट करने के लिए, लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर वो पुरानी की रहती है, और उसमें जब अच्छा। जब बैंक से क्रिएट करते हो उसमें कोई की नहीं रहती है, तो वो एक उसमें एक की रजिस्टर्ड कर देता है। लेकिन इस केस में इसके अंदर पहले से की पड़ी हुई है आपकी न्यू दिसंबर वाली। तो आप हमेशा याद रखें कि कभी आपके दिमाग में ये हो कि हमारा सर्वर, मान लीजिए मैं की भूल गया, की हमारी लॉस्ट हो गई है और हम नया की क्रिएट करेंगे तो वर्क नहीं करेगा, इसका भी ध्यान रखना आप। तो उस केस में क्या एरर आएगा हमें? वो की एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर वही बार बार देगा, योर की मतलब इज नॉट। सर्वर ही क्रिएट नहीं करेगा? नहीं नहीं, सर्वर क्रिएट कर देगा, सर्वर क्रिएट कर क्यों नहीं करेगा, वो आपका जब लॉगिन करने जाओगे तो बार बार लॉगिन? एरर। अच्छा अच्छा, ओके। वो लॉगिन के टाइम पे की वेरीफाई होता है ना सर्वर पे, तो उसको जो भी की मिलेगी, ये सिंपल सी एक फाइल रजिस्टर्ड कर देता है और उस फाइल की कॉपी उस AMI में भेज देता है, दैट्स इट, इंटरनली। ओके। और ये अगर मान लीजिए आपने न्यू क्रिएट किया तो उसको वहां मिली रहती है फाइल, तो वो फाइल क्रिएट भले कर देता है लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर पाता उसको, वो पुरानी फाइल उसके अंदर पड़ी रहती है, क्योंकि अगर वो रिप्लेस करने लगेगा तो फिर आप बोलोगे, फिर से आप वही क्वेश्चन आ जाता है कि आप उसके अंदर तक कैसे गए। अगर सिंपल सी बात है, अभी हमने एक सर्वर बनाया था, अगर कोई परमिशन, कोई परमिशन से कुछ भी एक फाइल के लिए चेंज कर सकते हो, अगर आपको उस फोल्डर के अंदर जाने का परमिशन है और कुछ भी क्रिएट करने का परमिशन है, इसका मतलब आप कोई सा भी फाइल देख सकते हो, देख सकते हो कि नहीं देख राइट। सकते हो। तो ये एक कंसर्न आ जाता है, इसीलिए AWS ने इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, और ये एक, इसीलिए ये अदर क्लाउड से बिल्कुल अलग हो जाता है। अब ऐसा और जगह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हालांकि अब इनको, इन्होंने देख दाख के, पहले तो यही ऑप्शन नहीं देता था, ये प्रोसीड विदाउट की पेयर। ठीक है, अच्छा। पहले ये ऑप्शंस आता ही नहीं था, लेकिन अभी बहुत सारे क्लाउड में ऑप्शंस आने लगा है, तो उन्होंने देना पड़ गया इनको भी। हुआ होगा किसी कस्टमर के साथ डिस्कशन, हम लोग जैसे प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो जैसे कि हम लोग AWS यूज कर रहे हैं, तो AWS के हमने बहुत सारा यूज कर रहे हैं, तो हमको कुछ प्रॉब्लम्स दिखती है तो हम लोग उसको रिपोर्ट भी करते हैं और उनके बाकायदा टीम को बताते हैं कि यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में, ये चीजें कोई इस चीज का प्रोडक्ट में मुझे लैक दिख रहा है। अभी रिसेंटली एक हम लोग आइटम यूज कर रहे थे नेटैप का, और उस नेटैप का डिप्लॉयमेंट का तरीका जो है चाइना में सपोर्ट नहीं कर रहा था, मतलब एक स्क्रिप्ट चलती थी हम लोगों की, और वो कुछ वॉल्यूम डिप्लॉय करता था नेटैप के लिए, वो चाइना के लिए सपोर्ट नहीं करता था, और हमको चाहिए था चाइना में भी, और ये प्रॉब्लम्स थी नेटैप के प्रोडक्ट में। ठीक है, अच्छा। नेटैप के प्रोडक्ट में वो चाइना का वो बेसिकली यूआरएल्स नहीं लेता था, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या बोला था, चाइना के लिए हमने हमेशा बोला कि डॉट यहाँ पर सी आपको एन। चाइना का कोई भी नहीं लेता, और उन्होंने .cn के लिए उस प्रोडक्ट को बनाया ही नहीं था। अब हमने बोला कि यार ऐसा तो है नहीं कि आपके कस्टमर CN में नहीं होंगे, कहें कि, तो बोले कि दिस इज फर्स्ट केस कि हम लोग चाइना में क्लाउड से कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रोडक्ट का रिव्यू में बताया कि भाई अगर फर्स्ट केस है तो आपको अपनी प्रोडक्ट टीम से इसका देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को तो इसी तरीके का डिप्लॉयमेंट चाहिए। नहीं, उस डिप्लॉयमेंट में कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही थी ना, और वो डिफॉल्ट वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम ये थी, मैनुअल पे वो जा रहा था, मैनुअल पे वो क्रिएट हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे उस तरीके से वो ले नहीं रहा था। तो हमने लिखा, एक साल लगभग 6-7 महीना तक मेल चला, फिर उन्होंने उस प्रोडक्ट में चेंज किए, कुछ वैल्यू वगैरह डाली, तब जाके अच्छा। फिर डिप्लॉयमेंट हुआ। तो ये हम लोग लिखते भी रहते हैं उनको, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और हम लोगों का रिव्यू मांगा जाता है, फीडबैक मांगा जाता है, हम लोग बाकायदा जो कुछ भी रहता है हमारा उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो कुछ भी रहता है हम लोग पूरा डिटेल्स उनको देते हैं कि भाई ये चीजें हैं। हम लोग नसूनी ओके। यूज करते हैं, नेटैप यूज करते हैं, और इनका पूरा रिव्यू देते हैं हम लोग, बहुत डिवाइसेस यूज करते हैं इनके हम लोग, तो ये पूरा देते हैं, तो ये हर एक प्रोडक्ट का जाता है, तो उसी में किया होगा किसी ने। बाकी आप रियल टाइम में वही सबनेट
चूज करोगे, जहां पर पुराना वाला सर्वर डिप्लॉय था वही वीपीसी चूज करोगे, सारी सेटिंग्स आप वही चूज करोगे पुराने वाले सर्वर के अकॉर्डिंग। बट अभी तो मैं एज ए नॉट प्रेफरेंसेस की वजह से बस सिक्योरिटी ग्रुप में सेम ले रहा हूँ, बाकी आप ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट उससे आप वही चूज करोगे जहाँ विंडोज एसजी। ठीक है, बाकी देखो दोनों डिस्क आगे देख रहे हैं ना आप, और आप आ जाओ नीचे और इसको कर दो लॉन्च इंस्टेंस। अब ये सर्वर आपका बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया एएमआई? अच्छा, स्नैपशॉट लेना हो अभी के लिए, स्नैपशॉट के लिए भी समझ लेते हैं। आप स्टोरेज पे चले आओगे, अब यहाँ पे इसको क्लिक कर दोगे, 30 GB वाली डिस्क है, सिलेक्ट किया आपने, एक्शन पे गए, क्रिएट स्नैपशॉट, यहाँ पे नाम दे दो कि माई स्नैप करके नेम दे दिया, बाकी कुछ नहीं करना है, क्रिएट स्नैपशॉट कर दोगे। कंपेयर टू एएमआई स्नैपशॉट बहुत फास्ट बनता है। अभी फर्स्ट क्रिएट कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्नैपशॉट डिस्क का क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ले सकता है, लेकिन कंपेयर टू करोगे अगर, तो मैं स्नैपशॉट पे आ जाता हूँ, तो देखो ये 30 GB का भी पेंडिंग है, अब भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये भी बन जाएगा। ये देखो अभी ये स्नैपशॉट हमारा बना, ये दोनों एएमआई के थ्रू बने थे, और इसमें अभी डेटा कितना ये भी दिखा रहा है कि एक में 29.5 MB का था, एक में 28.96 GB का डेटा है, 28.96 डेटा है। ये साइज बता रहा, कॉस्टिंग इतनी की जाएगी आपकी। वॉल्यूम का एग्जैक्ट साइज ये था जब आप क्रिएट कर रहे थे। एक बार आप एक्शंस में जाओगे दोबारा, उसमें एक पॉलिसी भी थी, माई स्नैपशॉट पॉलिसी। यहाँ पे इधर नहीं था वो, वॉल्यूम पे जाइए दोबारा, ये तो स्नैपशॉट्स आ गए ना। अच्छा, स्नैपशॉट हाँ, वो पॉलिसी बना सकते हो बैकअप वगैरह के लिए। मान क्या लीजिए है ये वो? तो हाँ कर लेता हूँ, कोई सा भी एक्शन पे जाता हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट लाइफ साइकिल हाँ, पॉलिसी। लाइफ साइकिल पॉलिसी। कब बनेगा कब डिलीट होगा यही पॉलिसी बनाई जाती है उसमें, मैं दिखाता अच्छा। हूँ। ये सब ऑटोमेशंस में आते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग उस पर कम फोकस्ड करते हैं। इस पे आप आओगे, सिलेक्ट करोगे, एक्शन पे जाओगे, क्रिएट पॉलिसी बोल रहा है वैल्यू इज डज नॉट हैव एनी टैग्स, तो टैगिंग देनी पड़ती है, टैग बेस पे पॉलिसी लेता है। मैंने टैग पे हमने कर दिया। ये देखो टैग ऐसी जगहों पर इंपॉर्टेंट कर देता है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे टैग दे दिया SNAP, स्नैप करके, यहाँ पर हमने वीकली अगर मान लीजिए इसको लेना है, ठीक है, स्नैप ये वैल्यू है, इसका वीकली हमने दे दिया सेव। अब मैं क्या करूंगा, बैकअप असल बात दूसरी टीम देखती है, तो मेन रीजन ये हमारा है कि हम लोग बैकअप उतना ध्यान से नहीं देखते। अब ये हमारी 30, अब यहाँ पे टैग में देखोगे तो एक वैल्यू आ गया स्नैप वीकली। अब एक्शन पे आया क्रिएट लाइव स्नैपशॉट पॉलिसी। अब क्या करेगा, वो टैग चेक करेगा सारे वैल्यूम में या इंस्टांस में जो भी, और जो भी वैल्यूम्स हैं उसमें चेक करेगा, जिसमें स्नैप मिल रहा है और जिसका वीकली वैल्यू है, वो सारे टैग को चूज करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, फिर डिस्क्रिप्शन दोगे, रोल दोगे, और रोल मतलब रोल बनेगा, क्योंकि वो बैकअप ले रहा तो रोल बनेगा। इनेबल्ड करोगे एंड नेक्स्ट पे जाओगे जब, अब इसके बाद क्या करोगे, रोल ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा वो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी देगा, नेक्स्ट में जाओगे, अब यहाँ पे शेड्यूल बनाओगे, डेली वीकली लेना है ना, तो डेली में किस दिन लेना है, मुझे संडे को लेना है। टाइम बता दो कौन सा लेना है, यूटीसी रिटेंशन टाइम कितना टाइम, मतलब कितने स्नैपशॉट रखना चाहते हो, क्योंकि बैक में उसको डिलीट भी करना है उसको। मान लीजिए मैं रखना चाहता हूँ कि मुझे मतलब 10 रख दो, 10 तक रखने रखो, मतलब लास्ट के 10 बैकअप रखे रहो अपने पास, बाकी सब डिलीट करो। अच्छा, बाकी यहाँ पर टैगिंग, स्नैपशॉट, आर्काइव भी कर सकते हो, फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर, क्रॉस रीजन कॉपी, किसी दूसरे रीजन में कॉपी भी करना चाहते हो, ठीक है, क्रॉस अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट में शेयर करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन हैं। बट अभी हम क्रिएट नहीं करते क्योंकि ये इसके चार्जेस, इसके चार्जेस होते हैं। वही मैं पूछ रहा चार्जेस होते हैं हर एक चीज का, जो भी डेटा इन एंड आउट होगा उसके अकॉर्डिंग चार्जेस बढ़ेंगे, प्लस पर जीबी चार्जेस आपका ये भी लगेगा जो आपका डेटा बचा रहेगा स्नैपशॉट में, जो भी डेटा जाएगा, ठीक है ना। पर जीबी चार्जेस आप दोगे, प्लस अगर कॉपी करके किसी दूसरे अकाउंट किसी दूसरे रीजन में भेज रहे हो, या फास्ट स्नैपशॉट रिस्टोर का ऑप्शन सिलेक्ट करो, तो हर एक चीजों में चार्जेस चार्जेबल है, ठीक है। कैंसिल करता हूं मैं इसको, समझने पर्पस के लिए था। हमारे यहाँ बैकअप टीम होती है, बैकअप टीम बाकायदा डिजाइन करती है अपना बैकअप प्लान, उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉय करती है, ठीक है, समझ गए। दूसरा वाला सर्वर भी हमारा आ गया है, हम इसको एक्सेस करके एक बार देख लेते हैं इसमें डेटा क्या क्या है क्या नहीं है, इसके बाद फिर हम
आगे स्नैपशॉट की कुछ चीजें क्रिएट, अब स्नैपशॉट हमारा बन भी गया होगा, अगर आप देखोगे तो स्नैपशॉट हमने क्रिएट किया था वो स्नैपशॉट बन गया है, बट अभी पहले वेरीफाई कर लेते हैं सर्वर को। कॉपी कर लिया, यहाँ पे चले आए, ऐड पीसी कर दिया, यहाँ पे कर दिया ऐड कनेक्ट, यूजर नेम यहाँ पे चले आओगे, कनेक्ट पे आरडीपी क्लाइंट यूजर नेम, वेट करो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पासवर्ड अनअवेलेबल दिखा रहा है, और सर्वर फ्रॉम एमआई एक बार देख लेते हैं। कभी कभी ये जनरल सा इश्यूज कभी कभी आपको आ जाएगा और 4 मिनट्स के बाद भी नहीं आएगा, तो एक काम कर सकते हो, पासवर्ड बिल्कुल सेम होगा तो आप पासवर्ड यहाँ से उठाओ, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, अपलोड कर दो, यहाँ से पासवर्ड उठाओ, क्योंकि वही पासवर्ड है, काम करेगा, वही की है, वही एमआई है, काम करेगा। कॉपी कर लो इसको, चले। अभी उसमें टाइम लग सकता है, हो सकता है टाइम ले ले वो, तो ये पासवर्ड वर्क कर जाएगा। ठीक वही सेम, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगी तो नहीं आएगा। कभी कभी वो पासवर्ड वाला जेन्युइन सा इश्यूज आ जाता है, और वो 1000-2000 सर्वर में 1-2 सर्वर में ऐसा आता है, तो उसका कोई तरीका नहीं होता, सर्वर टर्मिनेट करके फिर से ही बनाना पड़ता है। बट अभी अगर सिर्फ पासवर्ड का इशू मैटर था तो मैंने टर्मिनेट नहीं किया, और मैं आपको देखो तो सक्सेसफुली मैं लॉगिन कर भी लिया हूँ सर्वर को, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सर्वर आ गया है, यस कर देता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ दोनों डिस्क, अपने आप जाएगा ये दिस पीसी में, देखो दोनों डिस्क आया है कि नहीं, न्यू फोल्डर, और इसके अंदर न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और जो कुछ भी आपने लिखा था यहाँ पर आपको वो राइट। तो ये है, ये बहुत सही तरीका है एएमआई क्रिएट करने का। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कब मुझे एएमआई क्रिएट करना है, कब मुझे क्रिएट करना है स्नैपशॉट। तो पहली बात तो जब कोई एक्टिविटी, मान लीजिए मैं इस सर्वर में कोई एक्टिविटी करने जा रहा था, इस वाले सर्वर में, और उस एक्टिविटी के बाद मेरा सर्वर हो सकता है चला जाए, मतलब उसका ओएस करप्ट हो जाए और कोई बात हो सकती है, ऐसी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो उस एक्टिविटी से पहले हम लोग इसको एएमआई क्रिएट कर लेते हैं, कि मान लीजिए सर्वर का पूरा चेक कर लेते हैं, हेल्थ चेक कर लेते हैं जिसको बोलते हैं, उसको लॉगिन करके देख लेते हैं, फाइल्स वगैरह जो 2-4 कमांड्स वगैरह रन करा के चेक कर लेते हैं कि यहाँ सर्वर की कंडीशन सही है। अब फिर हम गए उस सर्वर में एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमने स्नैप मतलब एएमआई क्रिएट कर लेंगे। अगर मान लीजिए सर्वर आफ्टर द उस एक्टिविटी के बाद वो आपका सर्वर सेक्रीफाइस हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है सर्वर टर्मिनेट हो गया, वेट कर लेंगे 5 मिनट, उसकी आईपी भी फ्री हो जाएगी, फिर से जाएंगे सर्वर को डिप्लॉय कर लेंगे। कैसे डिप्लॉय करेंगे सर्वर को, सर्वर डिप्लॉय करने के लिए फिर से उसी एएमआई का जो बैकअप हमने क्रिएट किया था, जिसको एएमआई हमने बनाया है, उसी एएमआई का यूज करेंगे और हमारा सेम क्लोन सर्वर इस तरीके से आ जाएगा। तो एक तो ये भी तरीका हो गया। एक हो गया कि भाई आपको एक ही रिपीटेड कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर डिप्लॉय करने, जैसे कि हमने कुछ एक सर्वर बना लिया, हार्डनिंग वर्ड आपने सुना होगा, हार्डनिंग। ओके, क्या होता है ये? हार्डनिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो डिफाइन किया जाता है सर्वर के लिए। सर्वर के लिए डिफाइन करने का प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि जो सर्वर होगी उसकी एक सेटिंग्स होंगी कि ये सर्वर कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, एक डिस्क की प्रॉपर सेटिंग होगी, इसका पार्टीशन इस तरीके से होगा, सी ड्राइव को इतना चाहिए, डी ड्राइव को इतना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी बनेगी, टाइम और चेंज डोमेन कंट्रोलर में ऐड, ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स होती है। समझ आ गया बात ना, एक पूरा सर्वर की सेटिंग होती है। तो अब वो सेटिंग मैंने एक ब्लैंक सर्वर डिप्लॉय कर लिया, ये वाला हमने, ये सेटिंग हमने इस सर्वर के अंदर बहुत अच्छे से कर ली, एज ए कंपनी पॉलिसी, एज ए प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ये सेटिंग सारी इसके अंदर डाल ली है। अब यही सेम सर्वर मुझे और प्रोजेक्ट पे भी डिप्लॉय करवाना है, यह स्टैंडर्ड है हमारे प्रोजेक्ट का, ये इसी टाइप का सर्वर चाहिए, तो हम उसका इमेज क्रिएट कर लेते हैं। कभी कभी उस नाम, उसको लोग कंपनियों में नेम देते हैं गोल्डन इमेज, या फिर उसको देते हैं गोल्डन इमेज, बहुत ज्यादा नेम दिया जाता है, बाकी और जो भी नाम अपना चूज कर लो, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसका नेम देके इस इमेज को क्रिएट कर लेते हैं, और उसी इमेज का यूज करके बार बार वो सर्वर डिप्लॉय किए जाते हैं, और उनको वो कोई भी सेटिंग करनी नहीं पड़ती है, वो सारी सेटिंग उसके अंदर रहती है। ये भी एक तरीका होता है, मोस्टली उसको हार्डनिंग बोलते हैं।
ओके। आप स्टैंडर्ड वो कभी कभी डिफाइन किया जाता है, गूगल पे मिल जाता है, जैसे कि विंडोज आप डालो ऐसे, विंडोज 2016 हार्डनिंग, समझोगे ना। तो भाई अब कंपनियां अपने हिसाब से बनाती हैं, ठीक है ना। ये जो हार्डनिंग होता है, ये ऐसा कोई डिफाइन नहीं गया कि इसको एज इट इज ही बनाओ आप, कहने का मतलब हमारी ये है, ये आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन करो, और ये मतलब उसी के काइंड ऑफ अकॉर्डिंग एक ये डिफाइन। टेम्पलेट बना दिया। हाँ, जैसे टेम्पलेट बना लिया। लोग दो तरीके हैं इसके, एक तो होता है कि लोग सर्वर ब्लैंक डिप्लॉय कर लेते हैं, स्क्रिप्ट बना के रखते हैं, स्क्रिप्ट ले जाके रन कर देते हैं, वो भी हार्डनिंग हो जाता है। एक तो ये हो गया। हम्म। आप स्क्रिप्ट रन ही नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि जिप भी डिप्लॉय हो तो व्यू हो जाए। तो ये जो एक जब सर्वर डिप्लॉय करने जाते हो, तो यहाँ पर एक यूजर डेटा करके नीचे एकदम ऑप्शन आया था, वहां पर वो स्क्रिप्ट डायरेक्टली डाल दो, तब भी वो हो जाएगा। या फिर इमेज में उस सारी चीजों को कर लो, फिर इमेज से सर्वर डिप्लॉय कर दो। तरीके बहुत हैं, आपको सोचना है किस तरीके से आपको जाना है उस सेटिंग्स को लेके। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये हो यस। गया। अब जो स्नैपशॉट हम बनाए थे, इस स्नैपशॉट का यूज दो तरीके से किया जाता है। इसका तो आप AMI भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, वॉल्यूम भी बना सकते हो। मैं क्रिएट अच्छा। वॉल्यूम कर दिया, तो वॉल्यूम अब आपको ध्यान रखना, देखो वॉल्यूम बनाते हो दो चीजों का ध्यान रखना है। जब अगर वॉल्यूम बना रहे हो तो मेरा सर्वर ध्यान से देखो, एक सर्वर वो एक 1B में है, एक सर्वर 1F में है, दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में है। सपोज करो हमको जो डिस्क बनाना है उसको ऐड करना है इस वाले में ऐड करना है हमको 1B में। तो जो स्नैपशॉट से आप वॉल्यूम बनाने चल रहे हो, मैं एक्शन पे गया, स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रहे उसको आप 1B में बनाओ। किसमें? जहाँ पे हमें ऐड करना है। हाँ, जहां पे जिस सर्वर पे ऐड करना है वहीं पर आपको वॉल्यूम बनाना है। अब इसको कुछ ऐसा सिंपल समझो कि अगर मान लीजिए आप इस रूम में बैठ के अपना काम कर रहे हो, हार्ड डिस्क आपके आसपास कहीं तो उठा के लगा लोगे, लेकिन अगर वही हार्ड डिस्क किसी दूसरे रूम में पड़ी रहेगी, तो या तो आप सर्वर को लेकर जाओ वहां तक, या तो वहां से हार्ड डिस्क उठा के लेकर आओ। ये काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और अवेलेबिलिटी जोन को पहले भी हमने बताया है कि भाई एक डेटा सेंटर्स है ये, मतलब एक टावर समझो इनको, मतलब एक रीजन में एक लोकेशन है, और 1B एक लोकेशन, 1C एक लोकेशन, 1E एक लोकेशन, 1F एक लोकेशन, ये अलग अलग लोकेशंस हैं। तो आप इसको ऐसा मत समझो कि सेम ही जगह पर है, तीनों डिफरेंट लोकेशंस पे है। तो इसका ध्यान रखें आप जब भी आप क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं इसको वॉल्यूम क्रिएट कर दूंगा, 30 GB हो गया, 30 GB से कम नहीं होगा, ध्यान रखना। और अब मैंने मान लीजिए 1B में क्रिएट कर दिया, तो हमारा एक वॉल्यूम बन जाएगा तुरंत। अभी आप देखोगे, अभी ये वॉल्यूम बन गया। इसका जो डिस्क का टाइप है 65 है, ये वॉल्यूम की आईडी है 65 है। तो आप चले आओ वॉल्यूम पे, तो आपको 65 वाली एक वॉल्यूम आईडी मिल जाएगी। यहाँ से फिल्टर हटा दो, 65 वाली एक वॉल्यूम आईडी दिख जाएगी, ये वाली। अब आप देखोगे इसको, तो ये यूज में नहीं है, नॉट इन यूज दिख रहा, अवेलेबल दिखा रहा, मतलब इसको अटैच कर सकते हो। एक्शन पे आओ, अटैच वॉल्यूम पे क्लिक कर दो, तो आपको वही सर्वर दिखेगा जो वहां पे रन कर रहा होगा, दूसरा जो कोई उस सर्वर रीजन दिखेगा में। भी ना। हाँ, इसको सिलेक्ट कर लोगे, डिवाइस का नेम अपने आप आ जाएगा, नीचे कोई भी सिलेक्ट कर लोगे, अटैच कर दोगे। अटैच करने के बाद ध्यान रहे, अटैच करने के बाद वो डिस्क तुरंत यहाँ पे नहीं दिखेगी। अभी यहाँ पर हो ना, अब मैं यहाँ पर आ जाऊं और यहाँ पर आप आ जाओ, तुरंत यहाँ पर दिखेंगे नहीं, ध्यान रखना। आपको मैनेज मैनेज पे जाना पड़ेगा, और उसको वही जो पूरा हमने पहले प्रोसेस किया करना था। पड़ेगा। हाँ, वो काम करना पड़ेगा, समझ गए आप। मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ फिर, ठीक है। ठीक है, वो करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो यही, अब मान लीजिए इसी स्नैपशॉट से आप AMI भी रजिस्टर्ड कर सकते हो। इस पे सिलेक्ट करोगे, एक्शन पे जाओगे, क्रिएट वॉल्यूम था, क्रिएट इमेज कर लोगे, तो भाई वही इमेज यहाँ पर इमेज में चला जाएगा। उसी इमेज करके आप सर्वर लॉन्च कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, ध्यान रखना बस। इमेज तो रीजन स्पेसिफिक नहीं होते ना। हाँ, रीजन से मतलब रीजन स्पेसिफिक नहीं, जोन स्पेसिफिक आप बोलो, वो ले लेगा, उसके लिए नहीं मांगे। हमें मान लीजिए मैं इस स्नैपशॉट का यूज करके एक्शन पे गया, क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, तो बस आपका नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, दैट्स इट। बाकी कर देना है, अच्छा। और कुछ नहीं करना। तो ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो कोई रीजन वहां मतलब कोई अवेलेबिलिटी जोन मांगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा उसके लिए। ओके। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब
अब कोई किसी ने आपसे बोला कि आपको ये EMI एक लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर करना है, मतलब अभी यूनाइटेड स्टेट में है, आप चाहते हो यही सेम EMI से सर्वर में मुंबई में भी क्रिएट करूँ या सिडनी में क्रिएट करूँ। इसके लिए क्या करना है, इस EMI को कॉपी करना पड़ेगा। एक्शन पे जाओ, कॉपी EMI कर दो, और जिस भी रीजन में कॉपी करोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नॉर्थ कैलिफोर्निया में कॉपी कर दिया, तो मैं इस लोकेशन को चेंज करके यहाँ पर, मान लीजिए कॉपी कर दिया, आप करके देख लेना, इसको कॉपी कर देना है, फिर आपको ये कॉपी पहले कर देना है, फिर आपको नॉर्थ कैलिफोर्निया में जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कॉपी नहीं करूंगा अभी। यहाँ पे मान लीजिए सिडनी में आपने किया था, सिडनी पे आप चले आओ, तो जब आप सिडनी में आ जाओगे तो इसी लोकेशन पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ऑन्ड बाय भी मिल जाएगा, यहीं पर आपको दिख जाएगी, या अच्छा, प्राइवेट इमेजेस प्राइवेट इमेजेस। हाँ, यहाँ पर दोनों में से कहीं पर दिख जाएगा आपको। क्लियर है? ठीक है। लेकिन मैं फिर से चला अच्छा रहा, मैं अनिरुद्ध, नॉर्थ। ये तो सब हो गया हमारा यूआई का, जिसे हम यूआई पे क्रिएट कर रहे हैं। अब मुझे अपने कोड से अगर क्रिएट करना होगा तो ये सब कैसे होगा? पहले कोड से क्रिएट करना, तो पहले तो आपको एसडीके समझना पड़ता है इसका अच्छा। एसडीके है ना। कोड से देखो, हम्म। कमांड से क्रिएट करना तो बहुत आसान है। जब आप सर्वर क्रिएट करने, मान लीजिए सर्वर, एक सर्वर आपको क्रिएट करना है कमांड के थ्रू, लॉन्च इंस्टेंस पे हम्म। जाते हो जब, हम्म। तो यहाँ पर जब आप सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हो और सारी चीजें सिलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पर आप देखोगे प्रीव्यू कोड दिखा दो, हम्म। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा CLI आपको चाहिए एसडीके जावा में, पाइथन में कैसे यूज करना है आपको। CLI का कमांड है, कॉपी कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं, अब जो लोग यूज करना चाहते हैं, अब जावा आपको पाइथन यूज करते हो तो पाइथन में आपको देखो ये हम्म। बोटो 3 की लाइब्रेरी कोड करना पड़ेगा, और आपको ये एज इट इज कोड वहां पे डालना पड़ेगा, और जब उस कोड को रन करोगे, और इससे पहले एसडीके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा भाई। एसडीके कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये हुआ कि जिस भी जगह से ये कमांड आ रही है उसको तो परमिशन होना चाहिए। अभी मैं लॉग इन किया हूँ अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड से, मेरी यूजर आईडी हम्म। पासवर्ड से लॉग इन है, तो मैं इसके अंदर कुछ भी क्रिएट कर ले जा रहा हूँ। हम्म। लेकिन अगर आपको कोई कमांड कहीं से भेजेगा तो उस सर्वर को परमिशन होना चाहिए ना, उस पर्टिकुलर मशीन को परमिशन होना चाहिए ना इस अकाउंट में। राइट। तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट में, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी और चीजें जब पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अब बहुत आसान हो गया है काम करना, जिससे भी काम करना आप चाहो, चाहे एसडीके से चाहे जावा से, बस आपको बेसिक एक बार पता हो जाता है। मैं इस कॉपी को कोड करके ना फिट कर दूंगा और सर्वर डिप्लॉय हो जाएगा एक कमांड में पूरा का पूरा। ओके ओके। आजकल बहुत आसान हो गया सर, बस चीजें आपको बेसिक पता करके रखो, एकदम बेसिक क्या होता है, कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, सारा कोड जनरेट करके AWS खुद दे देगा, चैट जीपीटी कोड जनरेट करके दे देता है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट लेकिन ये बेसिक तो पता होना चाहिए क्या होता है। जहां राइट बेसिक नहीं राइट। पता है, फिर ना तो ये कोड समझ में आएगा, ना तो ये लाइब्रेरी समझ में आएगी। मुझे ये लाइब्रेरीज क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे कोडिंग का हम्म। नॉलेज है, मुझे कोडिंग आती है। एटलीस्ट मैंने जावा बहुत सारी चीजों में बहुत जगहों पर इम्प्लीमेंट किया है, स्क्रिप्टिंग टेराफॉर्म मैंने पढ़ा है, ये कोडिंग मुझे समझ में आ रही। जब ये बेसिक ही नहीं पता होगा कि भाई ये क्या है, बोटो 3 क्या है नहीं पता आपको, ये कॉल कैसे हो रहा है, ये फंक्शन से एक है, ये फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है, एक वैल्यू स्टोर कर रहा है इसके अंदर, ये बोटो 3 में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल कर रहा है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना। अब राइट कोई राइट। बोले कि मुझे ये नहीं पता और मुझे सीखना है अभी, एसडीके पे हम्म। काम होता है कैसे, फिर नहीं होता है, फिर उसके लिए नहीं बना है ये। समझ गए बात को ना? हम्म। तो मैं क्लोज कर, तो यहाँ से सारी चीजें दिख जाती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझ गए ना दोनों चीजें कैसे दिखती है। तो किसी यस। दूसरे अकाउंट में कॉपी करके ले जाना है तो वो भी तरीका है कि किसी AWS के दूसरे अकाउंट में भी ले जा सकते हो। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, एडिट EMI परमिशन पे क्लिक कर दोगे, फिर दूसरे अकाउंट की आईडी मिल जाती है इस तरीके से, किसी दूसरे अकाउंट में जिसमें इसको कॉपी कर लेना है आपको, और यहाँ पे आके यहाँ पर ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, अच्छा। उस आईडी को पेस्ट कर दोगे, फिर शेयर EMI कर दोगे, क्योंकि गलत अकाउंट है तो जा नहीं रहा है, यहाँ पर अकाउंट ऐड हो जाएगा, फिर इसको सेव चेंज कर दोगे। दूसरा वाला बंदा लॉग इन करेगा, वो नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में जाएगा, ध्यान रखना, किसी दूसरे रीजन में कॉपी होके नहीं जाएगा, इसका भी ध्यान रखना, अच्छा। नॉर्थ वर्जीनिया के रीजन में ही कॉपी होके जाएगा, और वहां पर जब EMI में जाएगा उसको प्राइवेट इमेज में ही दिखेगा, ना तो पब्लिक में हम्म। दिखेगा, ना तो ऑन्ड बाय मी में दिखेगा, प्राइवेट इमेज में ही दिखेगा। जब प्राइवेट इमेज में क्लिक कर देगा तो दिख जाएगा उसको, क्योंकि उसको हम्म। शेयर की रहेंगी, और उसका उपयोग करके वो सर्वर डिप्लॉय कर सकता है, यही चीजें चली जाएंगी। यहां से ठीक। जो भी डेटा नॉर्थ वर्जीनिया से दूसरे अकाउंट में जा रहा है,
या फिर आप कॉपी करके सिडनी में भेज रहे हो, ये सारा काम AWS के ट्रस्टेड चैनल्स के थ्रू हो रहा है। कोई भी डेटा आपका पब्लिक नहीं जा रहा है, ध्यान रखना इसका। Okay. मतलब जो उनकी लाइंस हैं वही यूज कर रहे हैं वो लोग। हाँ, वही यूज हो रही है। जब तक हम्म, आप कोई, जब तक इनकी ये इंटरनल इनके रीजन से एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है ना। जब मान लीजिए मैं स्नैपशॉट क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक स्नैपशॉट की कॉपी यहाँ पर तो बन ही रही है, एक कॉपी स्विट्जरलैंड में बन जाए, या फिर एक कॉपी मेरा आयरलैंड में बन जाए। तो आयरलैंड में कॉपी बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और बहुत फास्ट भी बनाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रिएट करने में वो 5 मिनट का टाइम ले तो वहां क्रिएट करने में 5 घंटे लेगा, क्योंकि आयरलैंड का रीजन है। हाँ, थोड़ा सा डिले होगा, बहुत माइन्यूट सा होगा, आपको पता भी नहीं पता चलेगा, और वहां पर भी वो कॉपी उठा के रख देगा। हाई अवेलेबिलिटी में कॉस्ट सेविंग के पर्पज के टाइम पर हम लोग यही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर देते हैं दूसरे रीजन में। दूसरे रीजन में सर्वर नहीं बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट हम देंगे लेकिन सर्वर नहीं बनाएंगे, सिर्फ डेटा की कॉपी जाती रहेगी। मान लीजिए किसी वजह से हमारा पूरा रीजन डिस्ट्रॉय हुआ, नॉर्थ वर्जीनिया पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, अब मेरा एक कॉपी, एक सेफेस्ट कॉपी बची है आयरलैंड में, और हम लोग, हमारा जो इनका जो होता है ना, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक RTO और RC, क्या बोलते हैं, RTO बोलते हैं और एक क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं, RTO, और उसको उसका कुछ ऐसा नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारा एग्रीमेंट होता है विद इन 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स, या जो भी एग्रीमेंट रहता है, कि मान लीजिए कोई रीजन अगर एकदम पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो मैं आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन, एटलीस्ट जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, उसको विद इन 4 आवर्स के अंदर मैं दूसरे रीजन से अप कर दूंगा और रन करने लगेगा। तो ये एग्रीमेंट में हमारे होता है, जो भी इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करते हैं हाई अवेलेबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सारा डिस्कशन हालांकि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का पार्ट नहीं है, बट फिर भी, क्योंकि इन सारी चीजों को आप सारे लोगों से डिस्कस भी नहीं होता, जैसे कि आप हैं, आपको एक्सपीरियंस है, आप समझ रहे हैं इन सारी चीजों को, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहां पर इस तरीके का डिप्लॉयमेंट हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? यस यस। ठीक है। तो ये था आपका EC2। EC2 में लगभग हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, और EC2 में हमने कवर किया, जस्ट रिकैप कर लेते हैं। EC2 पे हमने कवर किया कि कैसे सर्वर डिप्लॉय करते हैं, लिनक्स, विंडोज, उनको फिर उसमें वेबसाइट को भी होस्ट करके देखा, AMI स्नैपशॉट बना के देखा, पब्लिक प्राइवेट और ये इमेज कैसी होती हैं, सॉरी, पब्लिक प्राइवेट और इलास्टिक IP क्या होती है, ये भी हमने समझा। इसके अलावा हमने के डिटेल्स देखे, स्टेटस चेक्स के बारे में डिस्कस किया, इसके EBS के बारे में डिस्कस किया, EBS मॉडिफाई कैसे, सर्वर मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, इन सारे ऑपरेशनल के कॉन्सेप्ट को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। कभी कभी सर्वर में कुछ इश्यूज आ जाते हैं और हमको सर्वर की कंडीशंस नहीं पता चलती हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, एक्शन पे चले जाओ इसके, और इसके यहाँ पर एक ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन होता है। गेट सिस्टम लॉग भी चेक कर सकते हो कि सिस्टम का कंडीशन क्या है, और इंस्टेंस का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, अभी इस सर्वर का कंडीशन ये है, तो इससे आपका आइडिया लगा लेते हैं लोग, यहाँ सर्वर तो सही कंडीशन में है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स रहती है तो वहां पर ऊपर कुछ लिख के आता है, ठीक है। और दोनों चेक पास भी दिखा रहे हैं, इंस्टेंस स्टेट, सिस्टम स्टेटस। पहले तो इंस्टेंस स्टेट पास है, सिस्टम स्टेटस चेक पास है, और इंस्टेंस स्टेटस चेक पास है, मतलब ये बता देगा रनिंग भी है, दोनों चेक पास भी है, तो ये भी आपको बता देगा। ये एक होता है, कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है सिस्टम लॉग की, तो आप यहाँ से सिस्टम लॉग भी दिख जाता है कि लास्ट लॉग में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज इज रेडी टू यूज लिखा है, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज रनिंग फाइन, ठीक है। अब अगर ट्रबल शूटिंग कुछ करना होगा तो दूसरी जगहों का देखा जाएगा कि प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं पहुंच नहीं रहा था, तो अब दूसरी जगहों पर फोकस्ड होगा ट्रबल। जब यही काम नहीं होगा तो मतलब सर्वर में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर ये विंडोज रेडी टू यूज नहीं आ रहा, या सिस्टम स्टेटस चेक से थोड़ी लॉग दूसरा कुछ आ रहा है, स्क्रीनशॉट कुछ दूसरे तरीके से आ रहा है, तो वो सही नहीं होता। तो ये कुछ तरीके हैं जो ट्रबल शूटिंग के टाइम पे काम किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको टर्मिनेट करना है सब कुछ, इंस्टेंस स्टेट पे जाओ, सबसे पहले दोनों सर्वर को आप टर्मिनेट कर दोगे, फिर AMI में आओगे, AMI को डी रजिस्टर करोगे, क्योंकि जब तक AMI डी रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आप इसके यहाँ पे आप देखोगे डिलीट जिसको बोलते हैं, मैनेज टैग कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे क्लिक करोगे जब, अगर ऐसा नहीं दिख रहा है
इस पे जाके क्लिक ओके करोगे तो फिर डिसेबल जब एक बार इसको डीरजिस्टर्ड कर दोगे तब स्नैपशॉट को आप डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज ये वाला स्नैपशॉट डिलीट कर लेते, ये दोनों डिलीट नहीं कर पाते। अभी डिलीट अच्छा हो जाएंगे सारे, और डिलीट करना बहुत जरूरी है। डिलीट हो गया। अब आपका बचा है वॉल्यूम। वॉल्यूम भी बच जाएंगे, 3 वॉल्यूम बचेंगे सर्वर डिप्लॉय होने के बाद। तीनों 8-8 जीबी वाले बच जाएंगे, 30 जीबी वाले सारे डिप्लॉय डिलीट हो जाएंगे। दोनों अच्छा 8 जीबी क्योंकि के वॉल्यूम वो बच। डिलीट ही कर दिया सर्वर हाँ, अब ये देखो 30 जीबी का गया, ये भी चला जाएगा। ये नहीं जाएगा क्योंकि एक वॉल्यूम हमने और बनाया था, याद होगा आपको। एक 30 जीबी का वॉल्यूम बना था स्नैपशॉट से जो बनाया था, अच्छा हाँ तो वो नहीं जाएगा। बाकी आपको सर्वर एक का सिलेक्ट करो और डिलीट वॉल्यूम पे चले जाओ, तो ये वॉल्यूम भी आप डिलीट कर सकते हैं। आगे पूरा कॉन्सेप्ट में ठीक है। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज के बारे में, और स्टोरेज में एक पार्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, दैट इज ईबीएस। अब हम डिस्कस करेंगे S3 और EFS के बारे में, डिटेल में डिस्कसिंग होगी इसकी, और समझेंगे पुरानी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती थी, न्यू स्टोरेज की टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कल भी नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज कैसे काम करते हैं, सैन स्टोरेज कैसे काम करते थे, ऑब्जेक्ट बेस्ड के स्टोरेज कैसे काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में कल डिटेल डिस्कशन होगा। ठीक है। कुछ असाइनमेंट्स वगैरह नहीं है क्या इसमें? सर ये जो सारा काम मैं कर रहा हूँ ये सब असाइनमेंट है, आपको करना है। आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं कुछ आपको लिख के दूंगा कि आपको यही करना नहीं है। नहीं ये वही मैं सब पूछ आप, रहा था। ओके ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये सब सर्वर डिप्लॉयमेंट करना, वॉल्यूम क्रिएट करना, स्क्रीनशॉट बनाना, बहुत शुरुआती टाइम पे जब शुरुआत में मुझे एक बैच पढ़ाने को मिला था क्रोमा कैंपस के थ्रू, वो सारे स्टूडेंट थे। मतलब स्टूडेंट का मतलब होता है ना ग्रेजुएशन पास्ड थे सब, तो उन लोगों को असाइनमेंट देता था। लेकिन जो भी प्रोफेशनल होते हैं उनको मैं असाइनमेंट नहीं देता, क्योंकि थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि आपको क्वेश्चंस करना है, पढ़ना है, और जो मैं बताया हूँ दैट्स फाइन, ये तो आप सीख ही रहे हो। आप बियॉन्ड दिस डिस्कशन आल्सो आप कुछ लेके आओ और मेरे से पूछो। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है अगर आप किसी प्रोफेशनल को ट्रेनिंग देते हैं तो। ठीक है, ठीक है। खैर आप क्वेश्चंस काफी पुटअप कर रहे हो, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं क्वेश्चंस बहुत कम पुटअप करते हैं, उनको किसी को सर्टिफिकेशन निकालना है, किसी को ट्रेनिंग दिखाना है, दैट इज टोटली डिफरेंट केसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है लोगों का। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, कुछ बियॉन्ड द क्वेश्चन भी लेकर आओ, ताकि मुझे भी अगर लगे कि हाँ मैं भी आपसे ना, एक होता है कि आपको तो मैं सिखा ही रहा हूँ, लेकिन आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन से मैं भी कुछ सीखूं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है आपसे। बाकी जो भी आपकी चीजें हो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक श्योर चलो ओके जी, मिलते हैं फिर ओके कल थैंक सेम टाइम श्योर और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय You are currently the only person in this conference.